Assalamu alaikum. My name is Mohammed Abbas. Hope you are all fine. Let's get move to the topic. जी तो आज मेरा थोड़ा सा गला भी ख़राब है, मगर मैंने फिर भी सोचा, मैंने कहा चले एक वीडियो बना ही दे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू फाइल योर कंपनी अकाउंट्स विद कंपनीज हाउस इन यूके। जब यूके में आपने अपनी कोई भी कंपनी बनानी, आपने एलटीडी कंपनी बनानी, आपने कॉर्पोरेशन कोई भी कंपनी आपने जब रजिस्टर कर ली, तो फिर आपको वहाँ पर अकाउंट्स की फाइलिंग करनी पड़ती है। हमारे सिनेरियो में हम अपनी एलटीडी को रजिस्टर करते हैं और एलटीडी को रजिस्टर करने के बाद सेवरल ऑप्शन जिसके लिए हम उसको यूज़ करते हैं। हम अमेज़ोन के लिए उसको यूज़ करते हैं, हम और भी जो लोकल ई कॉमर्स उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, और भी सेवरल ऑप्शन जिसके लिए हम उस कंपनी को यूज़ करते हैं। तो जब भी हमने अपनी कंपनी को रजिस्टर कर लिया, तो रजिस्टर करने के बाद आपको हर ईयर यानी हर साल के बाद आपको वहाँ पर अकाउंट्स की फाइलिंग करनी पड़ती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जहाँ पर आपको उसकी फाइलिंग करनी पड़ती है, कौन कौन से टैक्स की वहाँ पर फाइलिंग करनी पड़ती है, कौन कौन सी चीज़ों की वहाँ पर फाइलिंग करनी पड़ती है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल से वीडियो बनाई हुई है कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिसको हमने माइंड में रखना होता है। जब हमने कंपनी को रजिस्टर कर लिया तो हमने कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमने फ़ाइल लाजमी करना पड़ता है। अगर उसकी फाइलिंग हम ना करें तो उसका इफ़ेक्ट हमारी कंपनी के ऊपर ही पड़ता है, जो कि हमारी कंपनी फिर बंद होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए उसका लिंक मैं इधर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको चेक कर लें ताकि आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिसको हमने फाइलिंग लाजमी करनी पड़ती है जब हम अपनी एलटीडी कंपनी को या कोई भी कंपनी को हमने वहाँ पर रजिस्टर करते हैं। और इसी तरह फिर हमने अपने अकाउंट्स की यानी कि अपने कंपनी के अकाउंट्स की भी फाइलिंग करनी पड़ती है। अगर हम इसकी फाइलिंग ना करें तो इसकी ड्यू डेट आने के बाद आप किसी भी डेट को जब आपने अपनी एलटीडी कंपनी को रजिस्टर किया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 मई से ही यानी कि मई के मंथ से ही आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर कर लिया, तो फिर आपकी कंपनी की जो अकाउंट्स की ईयर डेट होगी वो आपकी जनवरी टू दिसंबर होगी। अगर आपने वो मार्च में किया या आपने किसी और मंथ में किया तो उसी हिसाब से फिर आपकी अकाउंट्स की जो डेट वगैरह है वो चेंज हो जाएगी। जब भी आपने अपनी कंपनी को फाइलिंग करनी है, जब भी आपने अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन करनी है, उसके बाद फिर आपकी कंफर्मेशन स्टेटमेंट की और आपके अकाउंट्स की डेट वो ये डिफरेंट होती है। ये हर कंपनी की डिफरेंट होती है, जो कि आपकी कंपनीज हाउस की वेबसाइट पर जब आपने अपने कंपनी के नंबर या आप अपनी कंपनी के नेम से वहाँ पर पब्लिक इन्फॉर्मेशन को आप चेक करते हैं, वहाँ पर वो चीज़ें मेंशन होती हैं कि आपके अकाउंट्स की फाइलिंग की ड्यू डेट क्या है, आपके जो स्टेटमेंट है कंफर्मेशन स्टेटमेंट उसकी ड्यू डेट क्या है। तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स उसके ऊपर वो चेक कर सकते हैं। और जब आपकी कंपनी को यानी कि 12 माह हो जाते हैं तो उसके बाद यानी कि 1 ईयर के बाद फिर ये आपको 9 मंथ का और टाइम देते हैं कि जिसके अंदर आप अपने अकाउंट्स की फाइलिंग कर लें। उस दौरान ये आपकी ड्यू डेट होती है, उसके अंदर अंदर आप अपने अकाउंट्स को लाजमी फाइल कर लें। और मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने अकाउंटेंट के थ्रू ही आप अपनी कंपनी के अकाउंट्स को फाइलिंग करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी इसके फिगर्स वगैरह वो आप प्रॉपरली तौर पर उसको आप उसका एक जो जिसको बैलेंस शीट कहते हैं, बैलेंस शीट आप प्रॉपरली तौर पर उसको क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आपके पास इतना नॉलेज है कि आप उसको कर सकते हैं तो फिर आप डेफिनेटली आप ये खुद ही करें। ये 10 से 15 मिनट के अंदर आप अपने अकाउंट्स की फाइलिंग कर सकते हैं। और अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप वहाँ पर एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को हायर करें और उससे ही अपने अकाउंट्स की फाइलिंग और दूसरी चीज़ों की भी आप फाइलिंग करवा सकते हैं। और अगर अपने आप अकाउंट्स की फाइलिंग नहीं करते, जो कि आपको 9 माह का ड्यू टाइम होता है, अगर आप उसके दौरान आप अपने अकाउंट्स की फाइलिंग नहीं करते, अपने अपनी कंपनी की अकाउंट्स की फाइलिंग नहीं करते, तो फिर उसके बाद फिर आपके ऊपर पेनल्टीज़ लगाना वो शुरू कर देते हैं। ये फर्स्ट पेनल्टीज़ तो आपके ऊपर तकरीबन 150 पाउंड तक आपको ये लगाते हैं। अगर जैसे जैसे आपकी टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा यानी कि आप अपने अकाउंट्स की फाइलिंग नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद फिर आपके ऊपर पेनल्टीज़ के ऊपर पेनल्टीज़ आप पर लगती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अपनी कंपनी को बंद कर देंगे और जितने भी आपकी कंपनी के साथ अटैच होंगे आपके एसेट्स, पर्सनल एसेट्स या आपके जो भी आपके एसेट्स होंगे वो अपने अंडर गवर्नमेंट जो वहाँ की जो यूके की गवर्नमेंट है वो अपने अंडर ले जाएगी। वहाँ पर जो आपकी कंपनी के साथ बैंक अकाउंट्स होंगे, जो भी प्रॉपर्टी वगैरह आपकी उस कंपनी के साथ लिंक होगी वो भी वो अपने अंदर ले लेंगे, वो भी अपने वो एक कब्जे में ले लेंगे। तो इस तरह फिर वो आपके अपनी जो भी अकाउंट्स की
अमाउंट वगैरह होगी वो वहाँ से वो रिकवर करेंगे। तो आपको मस्ट ये, अगर आपने अपनी कंपनी को एक्टिव रखना है तो इसकी फाइलिंग आप लाजमी करें। तो आज की इस वीडियो में हम यही चीज़ जानेंगे कि हम किस तरह वहाँ पर अपनी कंपनी की अकाउंट्स की फाइलिंग करते हैं। मैं आपको बस रैंडम सा दिखा देता हूँ कि क्या क्या प्रोसेस होता है, मगर ये आप अपने अकाउंटेंट के थ्रू ही ये सारा काम करवाएं। मगर कुछ ना कुछ आपको पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए कि किस किस तरह के और कौन कौन से फिगर्स ऐसे होते हैं कि जिसके ज़रिए हम अपनी बैलेंस शीट को क्रिएट करने के बाद वहाँ पर अपनी कंपनी के अकाउंट्स की फाइलिंग करते हैं। तो फिर चलते हैं हम अपने गूगल की तरफ। जी, तो गूगल पे जाने पर इधर मैं लिखता हूँ कंपनीज हाउस, इसको मैं सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद जो पहला लिंक आपके सामने पे रहा है उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट वो इस तरह आपके सामने पेयर हो जाएगी। तो इधर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद तो यहाँ पर आप अपने फाइल और कंपनी अकाउंट्स इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद सिंपली आप यहाँ पर स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर वो ये आपसे पूछ रहा है कि आपने अपने जब अकाउंट्स की फाइलिंग करनी है, आपने अपनी कंपनी की जब अकाउंट्स की फाइलिंग करनी है उसके साथ आप कॉर्पोरेशन टैक्स की भी फाइलिंग करना चाहते हैं जो कि HMRC के साथ होगी। तो आप अपने सिनेरियो में देख लेंगे, अगर आप उसके साथ ही करना चाहते हैं तो फिर आप इसको यस कर लें, अदरवाइज फिर आप नो पर टिक करने के बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जी, तो इधर ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी कंपनी के कौन से अकाउंट है। आपकी माइक्रो एंटिटी अकाउंट्स हैं, आपकी ब्रिज अकाउंट्स हैं, आपके फुल अकाउंट्स हैं, आपके डोरमेट अकाउंट्स हैं। तो कौन सी अकाउंट्स है जो आपकी कंपनी ने वहाँ पर आपको फाइलिंग करनी है। तो मोस्टली जो भी हम अपनी कंपनी को क्रिएट करते हैं हमारी मोस्टली ज़्यादातर माइक्रो एंटिटीज़ होती है। इसका क्राइटेरिया भी आगे मेंशन होगा कि क्या क्या क्राइटेरिया है इसका अकाउंट्स के हिसाब से, वो मैं आपको फर्दर आगे नेक्स्ट ऑप्शन में दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हम अपने सिनेरियो में माइक्रो एंटिटी अकाउंट्स इसके ऊपर मैं टिक करने के बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। जी, तो उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर फाइल माइक्रो एंटिटी अकाउंट्स इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जी, तो ये पेज आपके सामने पेयर होगा। इधर आप अपने वेब फाइलिंग की ईमेल और पासवर्ड यहाँ पर आप सेट करेंगे, यानी कि पुट करने के बाद यहाँ पर आप साइन इन पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास वेब फाइलिंग की अकाउंट नहीं है तो नीचे आप क्रिएट है अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद वहाँ पर अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक डिफरेंट पासवर्ड यहाँ पर पुट करें। जो आपकी जो गवर्नमेंट की गेटवे आईडी है वो पासवर्ड आप यहाँ पर ना पुट करेंगे, आप उससे वो डिफरेंट पासवर्ड रखें। वो एक लैदा पासवर्ड हो और इसके ऊपर आप लैदा पासवर्ड अपना सेट करें। वेब फाइलिंग के लिए आपके पास एक लैदा होना चाहिए और गेटवे आईडी जो आपने वहाँ पर क्रिएट की होगी अपनी कंपनी को रजिस्टर करते वक्त, अपने वैट को रजिस्टर करते वक्त, तो उसका जो पासवर्ड वो लैदा होना चाहिए। तो इधर मैं ईमेल और पासवर्ड पुट करने के बाद यहाँ पर सिंपली साइन इन पे क्लिक करूँगा। दोनों चीज़ें देने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर साइन इन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद फिर वो आपकी ईमेल के ऊपर एक सिक्योरिटी कोड भेजेंगे जो कि आप वहाँ से चेक करने के बाद यहाँ पर वो पुट कर देंगे, जो कि क्विकली मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। जी, तो सिक्योरिटी कोड देने के बाद यहाँ पर सिंपली आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जी, तो उसके बाद फिर ये पेज आपके सामने पेयर होगा और यहाँ पर आप अपनी कंपनी का नंबर देंगे। जब आप अपनी कंपनी को रजिस्टर कर लिया तो कंपनी को रजिस्टर करने के बाद फिर वहाँ पर आपको एक कंपनी नंबर होता है और एक कंपनी नेम होता है। जो कंपनी नंबर आप कंपनी हाउस की वेबसाइट के ऊपर भी वो चेक कर सकते हैं कि आपका कंपनी नंबर क्या है। और आपके जो कॉर्पोरेशन है, जब आपने अपनी LTD कंपनी को रजिस्टर किया तो सर्टिफिकेट के ऊपर भी आपका कंपनी नंबर मेंशन होता है, वहाँ से लेकर भी यहाँ पर आप उसको पुट कर सकते हैं। और इधर आप अपनी कंपनी को रजिस्टर किस लोकेशन में किया, आपने इंग्लैंड में किया या वेल्स में, तो मोस्टली वैसे यहाँ इस ऑप्शन में ही ज़्यादातर कंपनी को रजिस्टर करते हैं। तो इसको टिक करने के बाद यहाँ आप वो सिनेरियो देख लें कि आपकी कंपनी कहाँ रजिस्टर है। तो इधर फिर कंपनी नंबर देने के बाद यहाँ पर आप अपना ऑथेंटिकेशन कोड देंगे।
जब आपकी कंपनी को रजिस्टर कर लिया, जब कंपनी को रजिस्टर करने के बाद वहाँ पर कंपनीज हाउस की वेबसाइट फिर आपके एड्रेस के ऊपर एक ऑथेंटिकेशन कोड सेंड करती है, जो कि आपको 5 डे के अंदर अंदर वो सेंड कर देती है। अगर आपके पास वो कोड नहीं है तो वो कोड हम किस तरह ले सकते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं इधर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको फर्दर चेक कर सकते हैं कि किस तरह हम ऑथेंटिकेशन कोड को हम हासिल कर सकते हैं। तो वो कोड यहाँ पर आप पुट करेंगे, वो आपके एड्रेस के ऊपर ही सेंड करते हैं कुछ सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद सिंपली आप यहाँ पर साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद फिर इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। यहाँ पर आपको एक तो कंफर्मेशन स्टेटमेंट, उसकी भी आप यहाँ पर फाइलिंग कर सकते हैं, उसके बाद आप अपने अकाउंट्स की भी यहाँ पर फाइलिंग कर सकते हैं। तो जब आपने अपनी कंपनी का नंबर और ऑथेंटिकेशन कोड वहाँ पर पुट कर दिया तो उसके बाद फिर ये पेज पर आप आ जाएंगे। इस पेज पे फिर आप यहाँ पर आप फाइल कंपनी अकाउंट्स, इसके ऊपर आप सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपकी जो अकाउंट्स की डेट है, जो उसकी ड्यू डेट है, वो भी आपको मेंशन कर देगा। लास्ट अकाउंट की डेट्स भी आपको मेंशन कर देगा और नेक्स्ट भी आपको साथ मेंशन करेगा। इसी तरह जो कंफर्मेशन की डेट्स वगैरह, जो ड्यू डेट्स वगैरह होती है, वो भी आपको यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पर सिंपली आप फाइल कंपनी अकाउंट्स, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर ये डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। इधर आपकी सारी कंपनीज के अकाउंट्स के जो क्राइटेरिया है, जो सारी उसकी रिक्वायरमेंट्स है, वो यहाँ पर वो मेंशन कर देंगे। तो मोस्टली हमारे सिनेरियो में यहाँ पर माइक्रो एंटिटीज़ होती हैं, तो यहाँ पर उन्होंने टर्नओवर लिखा है कि यहाँ पर 632,000 आपका पाउंड का टर्नओवर होना चाहिए। उसके बाद जो बैलेंस शीट है वो 316,000 पाउंड से अबव नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद फिर आपकी एम्प्लॉयज़ 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो आपकी एम्प्लॉयज़ की एवरेज है वो 10 होनी चाहिए पर ईयर में। तो ये क्राइटेरिया, ये हर अकाउंट्स के, यानी कि कंपनी के हर अकाउंट्स के कुछ यहाँ पर क्राइटेरिया रखे हुए हैं। तो मोस्टली हमारे सिनेरियो में यही है। तो हम इधर माइक्रो एंटिटी अकाउंट्स, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जी, तो ये पेज हमारे सामने फिर पेयर होगा। यहाँ पर वो आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है, जो उसका क्राइटेरिया माइक्रो एंटिटी अकाउंट्स का, वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देंगे कि आपकी जो बैलेंस शीट टोटल वो इससे इतनी होनी चाहिए और आपके जो टर्नओवर है, जो नेट टर्नओवर है आपका 632,000 पाउंड वो आपका होना चाहिए। उसके बाद फिर आपका पर ईयर में जो एम्प्लॉयज़ की एवरेज तादाद है, वो नंबर्स है, वो 10 होने चाहिए। तो ये जब आपका क्राइटेरिया मैच होता है तो फिर आप अपनी कंपनीज के माइक्रो एंटिटी अकाउंट्स को आप वहाँ पर फाइल करेंगे। तो उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आप सिंपली फाइल माइक्रो एंटिटी अकाउंट्स, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने पेयर हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप अपने फिगर्स के हिसाब से वहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर देंगे। और यहाँ पर आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये पूरे यहाँ पर फिगर्स है जो आप अपने बैलेंस शीट से यहाँ पर पुट करेंगे। पुट करने के बाद नीचे आप इसको फाइल कर देंगे। तो ये मैं आपको सारे फिगर्स बताने से पहले यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कि मैं आपको पहले बता दूं, ताकि आप इजीली इस सारे फिगर्स को आप समझ सकेंगे किस तरह आप अपनी बैलेंस शीट के मुताबिक यहाँ पर वो फिगर सारे फिल करेंगे। जी, तो पहले बात करते हैं हम कैपिटल की, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर वो आपको मैं पहले बता दूँ वो क्या क्या सिनेरियो, फिर आप इजीली इसको आप फिल कर सकेंगे। तो पहले बात करते हैं हम कैपिटल की। कैपिटल क्या होता है? जब भी आपने कोई अपना बिजनेस को रन करना है तो आपके जो पर्सनल एसेट्स जितने भी आपके, फॉर एग्जांपल आपके पास गाड़ी है, आपके पास एक बाइक है, आपके पास घर है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके पर्सनल एसेट्स होंगे, तो उसकी जो वैल्यू होगी वहाँ से आप उसको सेल करके, उसको बेच के या उसकी गिरवी रख के जो भी अमाउंट आपको वहाँ से मिलेगी, जो आपके पर्सनल एसेट्स होते हैं, तो उससे आप अपने बिज़नेस में जो भी अमाउंट आप चाहे आप अपना न्यू बिज़नेस को रन करें, चाहे आपका जो ऑलरेडी बिज़नेस चल रहा है उसके अंदर वो आप अमाउंट को इंक्लूड करें, वो आपका कैपिटल होता है। जो भी पर्सनल एसेट्स के आपकी अमाउंट होती है, चाहे वो आपके कैश हो सकता है, वो आपकी किसी चीज़ की अमाउंट हो सकती है, तो उसमें से जो आपकी अमाउंट होती है, जो कि आपके पर्सनल एसेट होता है, वहाँ पर जो आप अपने बिज़नेस को रन करने के लिए, चाहे आप अपने बिज़नेस को शुरू करते हैं, चाहे आप ऑलरेडी बिज़नेस के अंदर वो अमाउंट को इंक्लूड करते हैं ताकि आपका बिज़नेस और ग्रोथ हो, तो उसको हम कैपिटल कहते हैं।
तो उसके बाद फिर हम बात करते हैं एसेट्स की, कि एसेट क्या होते हैं, इसके कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। इसके ऊपर में मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या सिनेरियो है। एसेट क्या होता है? एसेट एक रिसोर्स होता है जिसके ऊपर आपकी मलकियत होनी चाहिए, यानी कि वो सोर्स, ऐसा सोर्स जो कि आपकी मलकियत के अंडर हो और उसके फ्यूचर में कोई ना कोई वैल्यू हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका कोई सोर्स है, सोर्स ऑफ इनकम है, कि आपके पास एक बाइक है, तो वो बाइक पे आप वहाँ से उसको चलाकर आप वहाँ से इनकम जनरेट करते हैं और वो बाइक आपकी मलकियत भी है। और अगर हम इन फ्यूचर देखें कि उसकी वैल्यू, अगर आप देखें कि आपने 50,000 की वो बाइक ली है और फ्यूचर में वो आप 60-70 की बेच सकते हैं, तो वो आपका एसेट होता है। यानी कि ये तीनों चीज़ें आपकी एसेट के अंदर इंक्लूड होती हैं। वो एक सोर्स होता है, वो आपकी मलकियत के अंदर आता है, वो आपका फ्यूचर में कोई ना कोई वैल्यू होती है, उसको हम एसेट कहते हैं। इसकी कुछ टाइप्स हैं, वो भी मैं आपको इधर बता देता हूँ ताकि आप क्लियरली तौर पर इस चीज़ों को समझ सकें। पहले हम बात करते हैं करंट एसेट की, कि करंट एसेट क्या है। करंट एसेट को हम शॉर्ट टर्म एसेट भी कहते हैं। ये करंट एसेट क्या होता है? जब आप कोई भी आपका एसेट हो जो कि 1 साल के अंदर अंदर आप वहाँ पर उसको कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी एक्सपायरी डेट 1 साल तक है, और या कोई भी आप चीज़ समझ लें कि यानी कि एक ऐसा एसेट्स जिसको आप 1 साल के अंदर अंदर उसको आप कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका आपको, वो आपका करंट एसेट होगा। आपकी जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी इन्वेंट्री है, वो आपका करंट एसेट है। उसके बाद जो प्रिपेयर आपकी एक्सपेंसेस है, वो आपका करंट एसेट है। यानी कि आपने कोई भी चीज़ की एडवांस में आपने पेमेंट्स वगैरह कर दी, आपने किसी का रेंट्स पेमेंट्स कर दिया, आपने कोई लोन वगैरह किसी से लिया, वो आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया। तो उसके बाद फिर आपकी जो कोई भी इन्वेंट्री आपने परचेज़ की, वो भी आपकी करंट एसेट्स के अंदर ही आती है, यानी कि शॉर्ट टर्म के अंदर ही वो सारी आती है। तो ये आपके करंट एसेट्स होते हैं। उसके बाद फिर हम बात करते हैं फिक्स एसेट। फिक्स एसेट को हम नॉन करंट एसेट्स भी कहते हैं और इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। ये क्या है? जो भी आपके ऐसे एसेट्स जो कि आप 1 साल के बाद भी आप इसको कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपके फिक्स एसेट हो गए, यानी कि वो नॉन करंट एसेट्स होंगे। इसमें दो तरह की टाइप्स आ जाती है, एक इंटेंजिबल एसेट्स आ जाता है और एक टेंजिबल एसेट्स आ जाता है। इंटेंजिबल एसेट्स ऐसे होते हैं जिसको आप छू नहीं सकते, यानी कि आप कोई भी अपना ट्रेडमार्क को रजिस्टर करते हैं या कोई भी आप अपने ब्रांड को रजिस्टर करते हैं या आप अपनी कंपनी के लिए, अपनी एसेट्स के लिए आप कोई भी सॉफ्टवेयर परचेज़ कर लेते हैं, कोई ऐसी चीज़ आप परचेज़ कर लेते हैं, आपके पर्सनल एसेट्स हो जाते हैं, यानी कि अपनी कंपनी के हिसाब से जो आपके फिक्स एसेट्स होते हैं जिसको आप फिज़िकली तौर पर आप छू नहीं सकते, वो आपके इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर क्या क्या टाइप्स आ जाती है, जैसे आपको सॉफ्टवेयर होगी, कोई भी चीज़ जिसको आप छू नहीं सकते। और टेंजिबल एसेट्स ऐसे होते हैं, फिक्स एसेट्स की जो टाइप्स है उसके अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं जिसको आप इजीली टच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी कंपनी के अंदर कोई कंप्यूटर्स, कोई लैपटॉप्स रखते हैं जिसको आप इजीली छू सकते हैं, कोई ऐसी मशीनरी, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप इजीली छू सकेंगे, वो आप टेंजिबल एसेट्स होंगे आपके। जी, तो उसके बाद फिर हम बात करते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो होते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ कि एक पर्सन है, वो किसी दूसरे पर्सन को कोई भी चीज़ कर्ज़े के तौर पर देता है। अब वो कर्ज़े में कुछ गुड्स दे सकता है, कोई रॉ मटेरियल्स दे सकता है, वो कैश दे सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो वो कर्ज़े के तौर पर उसको देता है। तो वो जो देने वाला होता है उसको क्रेडिटर कहते हैं, तो जो लेने वाला होता है उसको हम डेब्टर कहते हैं। क्रेडिटर में क्या है, मैं आपको एक और सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप बैंक्स में जाते हैं, वहाँ पर आप कोई चीज़ गिरवी रखने के बाद वहाँ से आप कोई अमाउंट कर्ज़े के तौर पर लेते हैं और उस पैसे को आप अपनी कंपनीज़ में, आप अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं ताकि अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकें, आप अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सकें। दोनों सिनेरियो में आप अगर बैंक से या किसी भी पर्सन से आप जब कर्ज़ा देते हैं, तो जो पर्सन्स या जो बैंक आपको कर्ज़ा देता है वो क्रेडिटर होता है, यानी कि कर्ज़ा देने वाले को हम क्रेडिटर कहते हैं। जी, तो फिर उसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं लायबिलिटीज़ की, यानी कि लायबिलिटीज़ क्या है।
लाइबिलिटीज़ ये है कि ये ज़िम्मेदारी होती हैं। जब भी आपने अपनी कंपनीज़ को क्रिएट किया है तो कंपनी को क्रिएट करने के बाद कुछ उस कंपनी की ज़िम्मेदारी होती है कि वो उनको पूरा कराता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो लोन लेने के बाद उसके ऊपर वो ज़िम्मेदारी होती है, उसके अंदर लाइबिलिटी होती है, वहाँ पर जो इंटरेस्ट वगैरह है उसको वो पे करे। तो इस तरह और भी लाइबिलिटीज़ होती हैं एक कंपनी के ऊपर, वो उसकी लाइबिलिटी को लाजमी पूरा करनी होती है। तो ये कुछ ज़िम्मेदारी होती है। उसके बाद तकरीबन सारे पॉइंट्स हो चुके हैं, तो हम फिर देखते हैं कि किस तरह हम इसको फिल करते हैं। जी तो इधर पहले पॉइंट में आ जाता है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल नॉट पेड, यानी कि शेयर होल्डर के वो अमाउंट, वो शेयर कैपिटल जो कि उसको पेड नहीं किया जाता। ये कंपनी के शेयर जो कैपिटल होते हैं उसको स्टॉक के तौर पर वहाँ पर इकट्ठा कर लिए जाते हैं, तो वो वहाँ पर यहाँ पर मेंशन कर, जो कि शेयर होल्डर अपने जो शेयर कैपिटल्स हैं वो यहाँ पर आपको एक स्टॉक के तौर पर एक कंपनी के अंदर वो रख सकते हैं जो कि नॉट पेड होते हैं, तो वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर हम बात करते हैं फिक्स एसेट के, यानी कि यहाँ पर आप अपने टोटल फिक्स एसेट यहाँ पर पुट करेंगे। फिक्स एसेट के ऊपर मैंने आपको बताया कि वो क्या चीज़ें होती हैं, उसको अगर हम जमा करें कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे मार्केट प्लेस सिक्योरिटीज़ होगी, प्रॉपर्टी प्लांट्स इक्विपमेंट हो गए, और दूसरे नॉन करंट एसेट्स, यानी कि फ़िक्स एसेट को नॉन करंट एसेट्स भी कहते हैं, और दूसरे जितने भी अदर्स हैं वो हो गए। उसके अलावा कॉस्ट होगी, डेप्रिसिएशंस हो गया, जो नेट बुक वैल्यू वो होगी। इन सब वैल्यू को आप ऐड करके एक जगह पर आप एक शीट बना लें, एक अपनी आप बैलेंस शीट बना लें, उसके अंदर वो सारी चीज़ों को आप ऐड करें। ऐड करने के बाद फिर जितने भी आपके टोटल एसेट बनेंगे वो यहाँ पर आप पुट कर देंगे। ये आप अपने ईयर के हिसाब से करते हैं, अपनी जो आपने अकाउंट्स की फाइलिंग करनी होती है, तो इधर आपका आ जाता है कि जैसे 2022 से 2023 या 2023 से 2024 आ जाता है, तो वो या आप यहाँ पर पुट करेंगे कि आप 2023 से 2024 के अंदर वो क्या होता है आपके अकाउंट्स वगैरह, तो वो आप अपने सिनेरियो में यहाँ पर उसको फिल करेंगे। उसके बाद इसी तरह करंट एसेट्स, जो आपके करंट एसेट्स होते हैं वो आप यहाँ पर उसको टोटल करके आप फिल करेंगे। तो करंट एसेट्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, कैश एट बैंक आ जाता है, आपका स्टॉक हो जाता है, आपका वर्क हो जाता है जो आपके प्रोग्रेस में होता है वो आ जाती है, ट्रेड डेप्टर्स आ जाते हैं, इनकम डेप्टर्स आ जाते हैं। डेप्टर्स क्या होते हैं, यानी कि जो पर्सन्स किसी दूसरे पर्सन से कर्ज़ा लेता है तो कर्ज़ा लेने वाला डेप्टर होता है और देने वाला क्रेडिटर होता है। तो जो आपके इनकम डेप्टर्स हो गए, ट्रेड डेप्टर्स हो गए, वो आप उसको सबको इंक्लूड करेंगे, उस सबको जमा करेंगे। उसके बाद फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा, अकाउंट्स रिसीवेबल आ जाएगा, और भी अदर जो करंट एसेट्स हो गए वो आप सबको जमा करने के बाद यहाँ पर आप उसको पुट करेंगे। पेमेंट जी, तो उसके बाद प्रीपेमेंट एंड एक्रूड इनकम, उस कॉलम को हम किस तरह फिल करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्रूड एक्सपेंसेस एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। प्रीपेड इनकम ऐसे इनकम को कहते हैं या ऐसे सामान को कहते हैं जो कि मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल के लिए उसकी तवक्को की जाती है कि ये मुस्तकबिल में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उस इनकम को, उस एक्सपेंसेस को हम प्रीपेड इनकम कहते हैं। और जो एक्रूड इनकम होती है वो लाइबिलिटीज़ को प्रेजेंट करते हैं, और ये जो बैलेंस शीट होती है आपकी जिसके अंदर वो सारी आप कैलकुलेशन करते हैं उसके अंदर ये एसेट्स के तौर पर तस्लीम की जाती है। वो आप वहाँ से वो लेकर यहाँ पर उस जो बॉक्स है उसको आप फिल करेंगे। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आप क्रेडिटर्स की अमाउंट को पुट करेंगे, वो अमाउंट जो कि आप विद इन 1 ईयर आपने क्रेडिटर जो कि मैंने आपको पहले ब्रीफ किया, तो वो अमाउंट्स आप वहाँ से लेकर यहाँ पर वो पुट करेंगे। और क्रेडिटर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे वहाँ पर जो क्रेडिटर ओवरहेड आ जाता है, उसके बाद जो टैक्सेशन के ऊपर जितना क्रेडिटर वो आ जाता है, जो लोन के ऊपर जितना क्रेडिटर वो उसके अंदर शामिल होता है, उसके बाद वैट के ऊपर जितना क्रेडिटर होता है वो उसके अंदर शामिल होता है, जो डायरेक्टर्स का लोन वगैरह जो होता है वो उसके अंदर शामिल हो जाता है,
और भी अदर्स जितने भी क्राइटेरिया होते हैं वो उसके अंदर शामिल होते हैं, जो कि विद इन 1 ईयर होते हैं, वो आप यहाँ पर पुट करेंगे। उसके बाद फिर नेट करंट एसेट्स लायबिलिटी, वो आप यहाँ पर पुट करेंगे। नेट करंट एसेट्स उसके मैंने ब्रीफ किया, जो कि उसके अंदर जितनी भी लायबिलिटीज़ होंगी, यानी कि आपका जो करंट एसेट्स है उसके अंदर आप अपनी लायबिलिटीज़ को कर लेंगे उस लायबिलिटीज़ के मुताबिक। यानी कि आपने अपने बैंक से लोन लिया है तो उसके अंदर जितनी भी आपकी जो इंटरेस्ट है वो आप वहाँ पर पुट करेंगे। इसमें और अदर्स लायबिलिटीज़ आ जाती है, टर्म्स डेबिट्स आ जाता है, और उसके बाद डिफर्ड रेवेन्यू आ जाता है। वो सारी चीज़ें वो लायबिलिटीज़ अंदर आ जाती है और वो वहाँ से आप लेकर यहाँ पर उसको फिल करेंगे। उसके बाद भी यहाँ पर आप टोटल एसेट्स लेस करंट जो लायबिलिटीज़ है वो आप पुट करेंगे। वही आपके अपने सिनेरियो के हिसाब से जो कि आपकी टोटल एसेट्स है जो उसके लेस करंट लायबिलिटीज़ होगी वो आप अपने सिनेरियो में देख के यहाँ पर आप पुट करेंगे। उसके बाद क्रेडिट की वो अमाउंट आ जाएगी जो कि आफ्टर 1 ईयर है, यानी कि 1 साल से अब जब उसकी क्रेडिटर की जितनी भी अमाउंट्स होगी वो आप यहाँ से लेकर यहाँ पर वो फिल कर। उसके बाद फिर प्रोविजंस ऑफ लायबिलिटी आ जाती है। लायबिलिटी में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इसमें बैंक से लोन आ जाता है, आप कार्स के लिए अपने बिज़नेस के लिए कोई भी लोन वगैरह देते हैं, आप अपने सिस्टर से कोई लोन वगैरह लेते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट्स आ जाता है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाता है, उसके बाद फिर स्टूडेंट लोन आ जाता है। ये सारी चीज़ें लायबिलिटीज़ के अंदर इंक्लूड होती है। तो वो सारी कैलकुलेशन आप करने के बाद उसको आप प्लस करके यहाँ पर इस बॉक्स को फिल करेंगे। तो इसी तरह आप अपने टोटल एसेट्स की लायबिलिटी को यहाँ पर आप फिल करेंगे। एक्रूल्स और डिफर्ड इनकम्स वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। से मैंने ये ऊपर आपको ब्रीफली समझाया भी है जी। तो इधर कैपिटल और रिजर्व में ये आ जाता है कि कोई भी ऐसी कंपनी जो कि अपने ख़ास सरमायाकारी के अलावा कोई ऐसी अमाउंट जो एक ख़ास एक्टिविटीज़ के हिसाब से वहाँ पर उस अमाउंट को जमा करके अपने प्रॉफिट को वहाँ से गेन करने के बाद अपने पास सेव कर लेती हैं, और वो वहाँ पर जितनी भी उसकी सरमायाकारी यानी कि अदर एक्टिविटीज़ से जो भी अमाउंट उसके पास जमा होती है वो यहाँ पर आ जाती है कैपिटल और रिजर्व्स में। तो वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आप अपने एम्प्लॉयज़ की यहाँ पर आप तादाद मेंशन करेंगे, यानी कि आपके एम्प्लॉयज़ की कितनी क्वांटिटीज़ हैं। तो यहाँ पर आपको एवरेज के हिसाब से अगर आपकी माइक्रो एंटिटी कंपनी है तो फिर आपके जो एम्प्लॉयज़ है 1 साल के अंदर वो वहाँ पर 10 उसकी होनी चाहिए तादाद। तो वो आप वहाँ पर पुट करेंगे कि आपके कितनी एम्प्लॉयज़ है। अगर आपका कोई एम्प्लॉय नहीं है, अगर आप खुद एक एम्प्लॉय के तौर पर काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपका कोई एम्प्लॉय नहीं है तो आप एक सिंगल मेंबर एलटीडी है या कोई भी एक कंपनी है, तो आप अपने आप को वहाँ से वो पेमेंट्स वगैरह या कोई तनख्वाह वगैरह आप देते हैं तो फिर आप वहाँ पर एक लिखेंगे। जितने भी एम्प्लॉयज़ आपके अंदर इंक्लूड होंगे वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद ये सारे जो बॉक्स है उसको आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पर आप जिस डेट को आप अपने अकाउंट्स की फाइलिंग कर रहे हैं वहाँ पर वो अप्रूव ऑफ डेट वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर आप अपने डायरेक्टर का नेम लिख देंगे, जो भी आपका डायरेक्टर का नेम होता है। जो आपकी एलटीडी कंपनी जो भी आपने कंपनीज हाउस की वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर किया है तो उसके ऊपर उस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो डायरेक्टर मेंशन होगा उसका ही नेम यहाँ पर आप मेंशन करें। वैसे तो अगर आपने कोई भी कंपनी बनाई होती है तो आप कहते हैं कि ये एक वर्कर है कंपनी का, तो आप उसको भी कहते हैं कि ये डायरेक्टर के सारे काम संभाल रहा है तो ये भी एक डायरेक्टर ही है, तो आप उसका नाम न लिखें। जो कि उस कंपनी के रजिस्टर्ड डायरेक्टर होगा आप उसका ही नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। और इधर आप एडिशनल में कोई डायरेक्टर आप लिख सकते हैं। अगर कोई एडिशनल कोई डायरेक्टर है तो फिर आप यहाँ पर मेंशन करें, अदरवाइज आप इसको स्किप कर दें। उसके बाद फिर यहाँ पर आप वैलिडेट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आपका एक वेब फाइलिंग अकाउंट का पासवर्ड यहाँ पर फिल करेंगे और आपको कंपनीज हाउस की वेबसाइट से एक कोड रिसीव होगा जो कि आपको 5 डेज़ के अंदर रिसीव होता है। वो वहाँ पर आप फिल करने के बाद यहाँ पर अपने अकाउंट्स की फाइलिंग कर लेंगे। मगर इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन है कि ये सारी चीज़ें हम किस तरह अपने सिनेरियो में कैलकुलेट करने के बाद एक बैलेंस शीट बनाएं। तो बैलेंस शीट बनाने के बाद ये तो सिंपली आप यहाँ पर इसको फिगर को पुट करते हैं।
तो आप अपने अकाउंटेंट की ही मदद लें इस सिनेरियो में। तो वैसे कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए, इसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि किस किस तरह ये वर्क करता है। होपफुली आपको जो वीडियो पसंद आएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।